ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कर दो। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। चलिए साथियों, तो हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे थे। इसको हम आगे आज बढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोग एकदम पेन कॉपी मत चलाना, ठीक है। सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ध्यान से सुनो। अब से रोज आप लोग को जब छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखेंगे, अल्टरनेट डेज में अल्टरनेट पार्ट पढ़ाऊंगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, 3 मेजर पार्ट है छत्तीसगढ़ का। तो मैं सोच रहा हूं कि तीनों को एक एक दिन, आज छत्तीसगढ़ इतिहास, कल छत्तीसगढ़ का भूगोल और अगले दिन छत्तीसगढ़ की जनजाति, तीनों को साथ में थोड़ा थोड़ा करके करते चलेंगे। चल जाएगा? ऐसा नहीं कि पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म किया फिर छत्तीसगढ़ का मैं भूगोल कर रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद छत्तीसगढ़ जनजाति पढ़ा रहा हूँ। चूंकि समय कम है, 2 महीने हैं, 60 दिन में पढ़ाना है, तो मैं तीनों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो तीनों चीजें आपके दिमाग में एक साथ रहेगा। चल जाएगा? और करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हो, तो तरीका थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, तो आप उस तरीके से मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है जी। तो आपको तीनों पढ़ के रखना है मेरे साथ। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट में शामिल है, वो इनडायरेक्ट शामिल ही रहता है। स्पष्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में हो चाहे और किसी घटना के रूप में हो, शामिल रहता है। आप लोग मुझे ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे, राज्य में कुल 33 जिलों में कितने जिले सीमावर्ती हैं और कितने जिले भू अवस्थित हैं। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान के 33 जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा है ये बताएंगे मुझे, और सबसे बड़ा जिला कौन सा बताएंगे, सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला है कौन सा बताएंगे, और सबसे छोटा भू अवस्थित जिला कौन सा बताएंगे। राज्य का सबसे पहला संभाग कौन सा है ये बताएंगे, और छत्तीसगढ़ का सबसे नया संभाग कौन सा है ये भी बताएंगे। छत्तीसगढ़ में कितने जिले ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, और कितने ऐसे जिले हैं जो आईएसटी से होकर गुजरता है। सभी का जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करना है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला संभाग कौन सा है ये भी बताएंगे, और छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग कब बने ये भी बताएंगे। इतिहास तो मैं शुरू कर ही रहा हूं। चलिए, हो गया टोटल 33 जिले। 33 जिले के इतिहास देखना है, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। चलिए, कमेंट दिख रहे हैं ना मुझे प्रॉपर? हाँ हाँ, रिफ्रेश करने एक बार। हाँ, थोड़ा सा ऊपर करना, मुझे वो दिख, ये हल्का दिखना चाहिए ना। हाँ, थोड़ा सा डाउन करो। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के अंतर्गत आप लोग पढ़े थे मेरे साथ प्राग ऐतिहासिक काल। मुझे बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल कितने भागों में बटा हुआ है? मारूंगा मुटका, है ना? कितने काल में? 5। मेनली 4 है, लेकिन आप लोग 5 बता दिए। पहला बताया था आपको पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा कौन सा? उत्तर पाषाण काल, और चौथा
नवपाषाण काल। और पांचवा महापाषाण काल। बोलने में सरल होगा, या महापाषाण युग या लौह युग। ठीक है, जिसमें से आपको मैंने इसको कंप्लीट करा दिया था, पूर्व पाषाण काल को लेकर, मध्य पाषाण काल भी करा दी थी, और उत्तर पाषाण काल। ठीक है जी, इसको लेकर थोड़ा सा एक बार आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, ध्यान से रिवाइज करेंगे। ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं, चलिए, ये मिस्टेक दिखा रहे हैं ना, मात्र 2। शेयर हुआ कि नहीं हुआ, सब में हो गया ना। चलिए, तो सभी ध्यान दीजिएगा। पूर्व पाषाण काल के बारे में मैंने ट्रिक बताया था, याद करो कौन सा ट्रिक था। MBBS। एम का मतलब मुझे बताएंगे सभी, महानदी घाटी क्षेत्र। बी का मतलब बताएंगे, बोतलदा की पहाड़ी। अगला बी का मतलब बताइए, बसनाझर। और अगला एस का मतलब बताइए, सिंघनपुर की गुफा। इस पूर्व पाषाण काल में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी मानी जाती है? इसको हमेशा से याद रखना, सिंघनपुर की गुफा। इस गुफा को खोज करने वाले उस पुरातत्ववेत्ता का नाम एंडरसन को हमेशा याद रखना है। की पॉइंट बस लिखा रहा हूं ना, एंडरसन याद दिला रहा हूं। कब इन्होंने खोज किया? 1910, याद रखना। सर्व प्राचीन गुफा छत्तीसगढ़ की कौन सी है बोलने से? सिंघनपुर गुफा बोलना है। राज्य में सबसे लंबी गुफा कौन सी है? बोतलदा की गुफा, याद रखना, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर सबसे पहले, कौन सा नदी है जहां पर मानव सभ्यता की शुरुआत हुई? महानदी, याद रहेगा। हाँ, वो महानदी कौन से जिले में शुरू हो रहा है? धमतरी जी शुरू हो रहा है। ठीक है, और कौन से पार में मानव की शुरुआत, मतलब कौन से नदी किनारे, कौन से जिले के नदी किनारे मानव सभ्यता की शुरुआत हुई? रायगढ़। है ठीक, चलो आप लोग का दिमाग बढ़िया चल रहा है जी। चलिए, अब आते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में मैंने कहानी बताया था, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले मैंने कहानी से पहले एक जगह बताया था, याद कर कौन सा? मध्य पाषाण काल में कौन सा गुफा था? कोबरा की काबरा? कबरा ना, हाँ वेरी गुड। कबरा पहाड़ की गुफा, पहाड़ की, हाओ हाओ कबरा चित कबरा। ठीक, कौन खोज किया था कबरा पहाड़ का? अमरनाथ दत्त। ठीक है, बताया था, सुनील दत्त के परदादा, सॉरी संजय दत्त के परदादा, है ना। कबरा पहाड़ की गुफा, ये आपको याद। इसके अलावा सीधा मैंने बस्तर दर्शन करवाया था, याद करो बस्तर में कौन सा? 3-4 ना, गढ़ चंदेला, गढ़ धनोरा, घाट लोहान, कालीपुर, राजपुर। ठीक है, याद आ रहा है? भातेवाड़ा। कहानी को याद रखना है, तो यहाँ पर गढ़ से गढ़ चंदेला, गढ़ धनोरा, ये खास नाम याद रखना है, भातेवाड़ा, है ना, राजपुर, कालीपुर, घाट लोहान। ठीक है, याद दिला दिया। उत्तर पाषाण काल में मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कैसे याद करना है। MBBS को क्या करना है, इसमें प्लस लगा देना है। ठीक है, MBBS प्लस, ये हो गया। प्लस का मतलब क्या है? धनपुर। ठीक है, धनपुर कौन से जिला में देखने को मिला है? कौन से जिला में बताया था? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। यहां पर मानव, है ना, समूह का जो है चित्रांकन शैल चित्र के रूप में किया गया है गुफा के अंदर। इन सारे गुफाओं में जो रंग है, रॉक पेंटिंग का जो कलर है, वो कौन सा कलर बोलोगे? गेरुआ कलर बोलना है। स्पष्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गुफा है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में रॉक पेंटिंग हुआ है, शैल चित्र किया गया है सबसे ज्यादा मात्रा में, क्या बोलोगे? हाँ, पेंटिंग हुआ सबसे ज्यादा संख्या में, बताइए। तो आप क्या लेना है? कबरा पहाड़ की गुफा। ठीक है, रंग रंग के कलर उसे बताया था मैंने, संख्या में, नंबर ऑफ। और कौन सा जिला बोलेगा तो रायगढ़ जिला। ठीक है, जिला में रायगढ़ लेना है, और एक पर्टिकुलर स्थान बोलेगा तो कबरा पहाड़ गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नव पाषाण काल।
नवपाषाण के आते तक मानव सभ्यता का इतना ही विकास हो गया था कि आवागमन के लिए, है ना, खेती किसानी के लिए, घर का निर्माण हो, बर्तन का निर्माण, ये सारा कुछ का डेवलपमेंट हो चुका था, जिसको बोला जाता है नवपाषाण काल। अंग्रेजी में बोलते हैं नियोलिथिक एज। ये हमारा सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, और ये रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। चर्चा होगी नवपाषाण काल की। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है पाषाण काल में से, तो वो है आपका पूर्व पाषाण काल, और सेकंड वन नवपाषाण काल। सबसे पहला को ज्यादा पूछता है और सबसे नया को। से घर परिवार में देखे होगे, है ना, 4 भाई बहन रहते हो मान लो, तो सबसे ज्यादा इज्जत किसको मिलता है? सबसे बड़े को और सबसे छोटे को। बीच वाला, है ना, बस इधर और उधर दोनों तरफ से खाते रहता है कि नहीं? मंझला लोग का कोई ज्यादा नहीं रहता। हाँ, अच्छा, बड़े लोग साथ भी होता है नहीं, लेकिन अक्सर, है ना, प्यार उसको इतना मिल जा रहता है शुरुआत में, बोरिंग उससे हुआ रहता है नहीं। हाँ, और खत्म जो होता है वो लास्ट से होता है, तो लास्ट और शुरुआत को सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है। इसीलिए एग्जाम वाले भी सबसे ज्यादा किसको पूछ रहे हैं? पूर्व पाषाण काल को और नवपाषाण काल को। तो चलो, नवपाषाण काल में आपको ध्यान रखना है खास जो जगह है, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक जगह है अर्जुनी, याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था पॉइंट में क्या क्या पॉइंट डालना है, तो आपको महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, साक्ष्य, और क्या बताया था? विशेष रंग, हाँ रंग, चल रंग और विशेष। ये बेसिक कितने पॉइंट, ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं। इंडियन हिस्ट्री होता है तो इसको बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है, छत्तीसगढ़ में इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। तो स्थान की बात कर रहे हैं, तो स्थान में अर्जुनी, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। टेरम, चितवा डोंगरी, बोन टीला, ये 4 जगह को सबसे ज्यादा पूछा गया है। 4 जगह को हमेशा दिमाग में याद रखना है। तो वैसे 40 जगह हैं, लेकिन आपको 40 में से 40 याद नहीं करना, केवल 4 को याद करना है। अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोन टीला। ठीक है, टोटल 117 जगह हमें छत्तीसगढ़ में मिले हैं जो पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। तो 117 में से केवल 17 को मैं याद करा रहा हूं, मुश्किल से चल जाएगा, इतना याद करना, एग्जाम से बाहर नहीं आएगा इससे। तो अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोन टीला। अब इन चारों जगह को आपको मैप में फिट करना है कि कहाँ है ये चारों जगह। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुनी। तो अर्जुनी को आपको लेना है बालोद जिला। कौन जिला में है? बालोद। टेरम दूसरा नंबर में जो दिख रहा है टेरम, ये आपके रायगढ़ में है। दिमाग सीधा जाना चाहिए, टेरम मतलब रायगढ़। चितवा डोंगरी, ये भी आपके जिला बालोद में आएगा, चितवा डोंगरी। ठीक, बन जाएगा। बोन टीला, इसको भी आपको लेना है बालोद, ये आपका खास जगह। ऑनलाइन से भी ध्यान देंगे। चल एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको याद हुआ अर्जुनी कहाँ बोलने से? बालोद। आप लोग ही बताइए मुझे। टेरम कहाँ है बोलने से? रायगढ़। ठीक है, चितवा डोंगरी कहाँ है बोलने से? बालोद। बोन टीला कहाँ है बोलने से? बालोद। ये हो गया 4 जगह। बाकी अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सभी काल के साक्ष्य मिले हैं, तो रायगढ़ जिला मतलब पूर्व उत्तर नव पाषाण सब मिले हैं वहां पर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें खासकर एक पॉइंट से सवाल आता है, वो है शोधकर्ता को लेकर। स्पेशल पॉइंट लिख रहा हूं, शोधकर्ता, जो एग्जाम में पूछा गया है CGSSB, CGPSC, CG व्यापम में, चितवा डोंगरी को लेकर। ठीक है, इस पूरे 4 में से सबसे मेन जो हीरो है वो कौन है? चितवा डोंगरी। ठीक है, पर उससे पहले
एक ट्रिक याद कर लो, ये चारों हमको कैसे याद करना है। सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है, इसको याद करने का एक आसान सा ट्रिक ध्यान रखेंगे दिमाग में। मैं इसको अक्सर बोलता हूं, ठीक है, ये नौ है, इसको बोलेंगे नवा, और यहाँ का अलग अलग शब्दों को ले लेना है। एक ट्रिक बनेगा आपका नवा अटैची, ठीक है, ध्यान रखना यहां पर नवा अटैची। अटैची किसको बोलते हैं पता है आप लोग को? किसको बोलते हैं अटैची? हाँ, संदूक, अच्छा, सूटकेस, हाँ सूटकेस संदूक, हाँ ऐसा रहता है, मान चलो ये अपना इस टाइप से। आप लोग पहले शिशु मंदिर गए होगे पढ़ने के लिए, तो एक ठो पहले हमारे समय की बात है, एल्यूमिनियम का ऐसा टीपा टाइप से वाला होता था, है ना, बंद संदूक, नवा अटैची, ठीक है अटैची। और सूटकेस भी बहुत है ना, अब तो खैर अब जमाना बैग वैग का आ गया, तो पहले ये नवा अटैची है कि नहीं, स्पेशल मजबूत नवा अटैची, ये याद करना है। नवा मतलब बोलना है आपको नवा पाषाण काल, आ से आपको बोलना है क्या अर्जुनी, टे से क्या बोलना है टेरम, और ची से चितवा डोंगरी। अब छूट गया आपका कौन सा बोन टीला, तो हम लोग क्या करेंगे बोन टीला को ऐसा बना देंगे। इसका मतलब समझते हो? समझे? ऐसा कहां पाते हो आप लोग? इसका मतलब क्या होता है? खतरा, डेंजर, है ना। बिजली खंभा में पक्का ऐसा लगा रहता है, देखना जहां ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहां पे ऐसे वाला, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ये हड्डी है, ये क्या है हड्डी है, ये मूड़ी है ना। तो बोन, बोन मतलब क्या होता है हड्डी। तो नवा अटैची के अंदर क्या रखा हुआ है ना, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया ठीक है, आजकल वही केस चल रहा है ना। मार मुराक कोई बाथरूम में दबा दे रहा है, तो कोई बक्सा में, तो कुछ कहीं पे, चल रहा ही नहीं चल रहा है। खैर यहां पर किस में रख दिए हैं अटैची में, नवा अटैची, ठीक है। चलो क्या हो तुम लोग एकदम उसमें चले गए, धकेल दिए कार्य करके हाँ, जब शादी के पहले पहाड़ वाला घूमने मत जाना, ठीक है। हाँ जाएंगे तो बकायदा सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाएंगे, क्या पता धकेल दे लड़के लोग खास कर ध्यान देंगे। चलिए, तो यहां पर नवा अटैची की बात हो रही है, याद रहेगा नवा अटैची में क्या मिला आपको बोन टीला, बोन मतलब होता है हड्डी, ठीक है ये अपना। तो ये फोटो बस याद रखना, आपको नवपाषाण काल याद रहेगा। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां पर चारों जगह को याद करोगे, नवा अटैची में क्या मिला हमको बोन, सदियों पुराना, क्योंकि ये कब की बात है हजारों साल पुराना है, ठीक है जी। अब यहां पे एग्जाम में पूछा जाएगा चितवा डोंगरी के खोजकर्ता कौन है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकदम सिंपल से याद रखना, चितवा डोंगरी को लेकर इसके खोजकर्ता में दो लोग का नाम याद रखना है, दो लोगों में नाम याद रखना है, खासकर सबसे पहला नाम रमेंद्र नाथ, ठीक है, कौन सा नाथ रमेंद्र नाथ मिश्र। ये एक ऐसे इतिहासकार हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहासकार है, रायपुर में रहते हैं, ये अभी भी हैं हमारे बीच। हमेशा ये सिंगल नहीं पाओगे, हमेशा क्या पाओगे जोड़ी में पाओगे इसको। कई लोग को रहते हैं ना, कभी अकेले घूमने जाएंगे नहीं, जाएंगे तो किसी को साथ लेके, अकेले घूमने में उनको मजा नहीं आता है कि नहीं। चल ना यार एक घूम के आथन, चल ना यार एक वहां पान ठहरा थोड़ा सा, ठीक है, फ्रेश हो के आथन, समझ में आ गया। तो संगवारी की जरूरत, वैसे ही रमेंद्र नाथ मिश्र को हमेशा संगवारी की जरूरत है, तो इसके साथ संगवारी कौन मिलेगा याद रखना भगवान सिंह, ठीक, बघेल, भगवान सिंह बघेल। ये दो जो है इन्होंने चितवा डोंगरी का, ठीक है, रिसर्च किया, खोज किया। ये चितवा डोंगरी आपके बालोद में है, जो डोंडी लोहारा करके तहसील है, वहां पर सहगांव करके है डोंडी लोहारा, और डोंडी लोहारा याद रखना, सहगांव करके है, वहां पर ये जगह है, खास जगह चितवा डोंगरी, काफी चर्चित है। चितवा डोंगरी में याद रखना च से चितवा, और चितवा को बाघ भी बोलते हैं, तो बाघ से कौन सा सरनेम याद रखना है बघेल सरनेम। और बाघ को देखते हो तो तुम्हारा है ना
सब कुछ गीला हो जाता है डर के मारे, तो किसको याद करते हो? भगवान को। हे भगवान, तो पूरा नाम क्या रहेगा? भगवान सिंह बघेल। सिंह मतलब भी क्या होता है? शेर। और बघेल मतलब बाघ। बाघ, शेर और बाघ अलग अलग है कि है? अलग अलग है ना, कई लोग को एक ही दिखते हैं। शेर और बाघ सब एक ही छे, टाइगर मतलब शेर, टाइगर मतलब बाघ, सब एक ही छे। खैर, तो चितवा डोंगरी में याद रखना, यहां पर खोजकर्ता में दोनों का याद करना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चितवा डोंगरी के बारे में है ना, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रकाशित किया नवपाषाण युग को लेकर? बताओ उस दो वैज्ञानिकों के नाम। ऑनलाइन वाले सभी कमेंट करेंगे। रमेंद्रनाथ मिश्र। और संगवारी कौन? भगवान सिंह बघेल। ये आपको ध्यान रखना है, खासम खास। हाँ, इसको राम ही बोल सकते हो, इसको राम भगवान बोलोगे, ठीक। हाँ, हे राम भगवान ऐसे भी याद कर लो, चल जाएगा। राम, ये भगवान, दोनों मिश्र कर दो। तो चितवा डोंगरी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। यहां पर जो है चितवा डोंगरी के बारे में कहा जाता है कि यहां पर चीनी ड्रैगन का चित्र मिला है। चीनी ड्रैगन, लोगों का यह कहना है कि प्राचीन काल में हमारा संबंध चीन से था, तभी तो चीनी ड्रैगन का छाप मिला। इसके अलावा नाविक का चित्र मिला है। नाविक रॉक पेंटिंग में जी, रॉक पेंटिंग में नाविक। अब इसको ऐसा समझ लो कि भाई नाव के माध्यम से समुद्र है उसको पार करके आया होगा चीन का आदमी, यहां कुछ दिन रहा होगा तो बना दिया होगा वो भी शौक से चीनी ड्रैगन जैसा भी है। तो इस प्रकार से याद रखना कि सदियों पुराने समय में चीन से हमारा कोई ना कोई वास्ता था। और वो कहां दिख रहा है? कौन से गुफा के अंदर दिख रहा है? चितवा डोंगरी के गुफा में दिख रहा है। इसको याद रखना है। बाकी भगवान से इसके अलावा दो आदमी के नाम बता चुका हूं। एक आपका एंडरसन 1910 वाला, और एक अमरनाथ दत्त, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना चारों पाषाण काल के बारे में, इतना ही याद रखना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों को लेकर एक इतिहासकार हैं जो इन चारों पे चर्चा करते हैं, और इनको इन चर्चा की वजह से इनको कहा गया छत्तीसगढ़ का या छत्तीसगढ़ के इतिहास के पिता या जनक, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के इतिहास के जनक से विभूषित किया गया है किनको? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ये लोग पांडे ब्रदर्स हैं, 3 पांडे हैं, मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। तीनों के तीनों जाने माने छत्तीसगढ़ के इतिहासकार है। ये जांजगीर चांपा जिले से हैं। अब तो खैर उनका गांव शक्ति जिले में आता है। शक्ति में जाओगे तो नीचे साइड बालपुर करके गांव है, उस क्षेत्र के लोग निवासी हैं। तो ये तीनों भाई का जीवन पूरा इतिहास में रहा है, ठीक, सॉरी लेखन में रहा है, कवि के रूप में, इतिहासकार के रूप में। तो याद, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन मतलब क्या होता है समझते हो? शाब्दिक अर्थ आंख। आंख से इन्होंने क्या दिखाया? क्या देखा? चारों पाषाण काल को दिखा, है नहीं? ऐसे समझ लो। तो लोचन प्रसाद पांडे इतिहास के जनक है छत्तीसगढ़। जैसे भारतीय इतिहास के जनक कौन है? एलेक्जेंडर कनिंघम। विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स, ठीक है जी। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के इतिहास के जनक, ध्यान रखना। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, महापाषाण युग या लौह युग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसका ट्रिक क्या रहेगा नवपाषाण काल का? धर देना नवा अटैची। तो चारों का मैंने ट्रिक बता दिया। पूर्व पाषाण काल का एमबीबीएस याद रखना सीधा सीधा। मध्य पाषाण काल को मध्य रात्रि की रात वाला घटना याद करना, राजा का स्टोरी, ठीक है, कबर पहाड़ के साथ। और उत्तर पाषाण काल का क्या रहेगा? एमबीबीएस प्लस। और नव पाषाण काल का क्या रहेगा? नवा अटैची में वो दिखना चाहिए। चल जाएगा, बात खत्म। अब सीधे आते हैं महापाषाण काल। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ है? एक बार कमेंट करेंगे सभी अभ्यर्थी। सभी अभ्यर्थी बार कमेंट करेंगे यस और नो। अगला जो 5वां पार्ट है
इसको भी प्रागैतिहासिक काल के अंदर समाहित किया गया है। महापाषाण युग या लौह युग, इसको लेकर थोड़ा समझना। जब भी इस युग की बात होती है तो छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा स्थान है जो इस नाम से इस क्षेत्र के जगह इसके अंदर ज़्यादा शामिल है, प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 5 संभाग के अंतर्गत आपका विशेष रूप से जो संभाग है वह है हमारा दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग में खासकर जगह है बालोद। इस जगह में हमारा दिमाग जाना चाहिए। बालोद बहुत फेमस जगह है इसको लेकर। ठीक है, और दूसरा खास जगह है बस्तर संभाग का एक खास जगह कोंडागांव। 2 जगह को मैं यहां पर बता रहा हूं, दोनों को दिमाग में सेट करना है। एक जिला है बालोद, दूसरा जिला है कोंडागांव। चलो देखते हैं कौन सा वो जगह है जो महापाषाण युग के नाम से जाना जाता है। बेसिकली यहां पर ऐसा होता था, इस काल में लोग जो है परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के उपरांत उसको जमीन में दफना देते थे या जला देते थे। पर जहां पर जलाते थे, जहां पर भी दफनाते थे, वहां पर एक बड़ा सा पत्थर को रख देते थे। बड़ा सा पत्थर, चट्टान को या छोटा चट्टान को रख देते, या फिर चट्टानों को उसके ऊपर पूरा ऐसे से रख देते, दफनाते थे। तो बस्तर साइड इसको गुड़ी बोलते हैं, गुड़ी, पत्थर पूरा रख देते थे ऐसे। जिसे आप लोग देखो कब्रिस्तान में ऐसे सेव करके, ऐसे करके क्रॉस का लगा देते हैं हिस्से वाला, है ना। हाँ, इसको मठ भी बोल देते हैं कई लोग, मठ। जिसे अलग अलग धर्म का अलग अलग रीति रिवाज है मृतक संस्कार का। इस मुसलमान में देखोगे तो लोग दफनाते हैं, ठीक है, जलाते नहीं है, दफनाते हैं, है कि नहीं। हम लोग कबीर पंथ वाले हैं तो हमारे कबीर पंथ में दफनाने की परंपरा चला हुआ है, ठीक है, जलाने की परंपरा है, सबका अलग अलग है। तो ऐसे ही पहले के जमाने में उस मृतक स्थान पर बड़े बड़े चट्टानों को रख दिया जाता था। ये एक परंपरा थी याद में, ऐसा में। तो इसी को कई जगह डॉलमेन भी कहा गया है, कई जगह इन्हीं लोगों को कैयर्न बोलते हैं। ये अलग अलग शब्द वाली टेक्निकल, पर मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, पीसी में सारा डिटेल पढ़ाता हूं। तो डॉलमेन केयर के नाम से सब चीज को जाना जाता है। इसे बोलते हैं पत्थरों का घेरा, पत्थरों का घेरा या पत्थरों का समूह। समझ में, ये समूह हमें मिले हैं और वहां पे जब रिसर्च हुआ तो कौन से समय का पाया गया, पाषाण काल का पाया गया। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया, क्या है महापाषाण काल, तो इस जमाने में क्या चलता था, ये थोड़ा सा सुने बस रहना। अब एग्जाम में जो पूछता है वो सीधा जगह पूछता है, तो सीधे हम बालोद जिले चलते हैं। और बालोद में जाओगे तो सबसे बड़ा नाम जो है वो है नंबर 1 पे मुजगहन। नंबर 1 पे मैं मुजगहन को रख रहा हूं। बालोद जिले में है गांव। दूसरा चीरचारी, तीसरा नाम है शोरर, चौथा नाम लिख रहा हूं करही भदर। ये कुछ फेमस नाम है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। मुजगहन, चिरचारी, सोरर, करही भदर और करका भाट। ये 5 नाम को बस बता रहा हूं, और भी नाम है लेकिन मुजगहन, चिरचारी, सोरर, करही भदर, करका भाट, ऐसा सबके सब कौन से जिला में है जी, बालोद जिला में। याद रहेगा 5 नाम यहां का याद रखना। उसके बाद कोंडागांव में आपको याद रखना है, कोंडागांव इस जिले के अंतर्गत मेन जो जगह है उसमें याद रखना है गढ़धनोरा। गढ़धनोरा, ठीक है, केस काल के बाजू वाला तहसील है गढ़धनोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर बालोद में आपको याद रखना है कि मुजगहन, चिरचारी, सोरर, करही भदर में यहां पर सभी पाषाण घेर मिले हैं, लोहे के कुछ औजार भी मिले हैं। ओके, और यहां पर सबसे ज्यादा आपको पूछा जाए कि पाषाण घेरा कहां पर मिला है, ठीक है, या महापाषाण युग से संबंधित सबसे ज्यादा साक्ष्य कहां मिले हैं, तो आपको लेना है मुजगहन, सर्वाधिक साक्ष्य।
मुजगहन में, मैक्सिमम में, ठीक है। और गढ़धनोरा ये भी बहुत फेमस है, करकभाट। इनमें दो शोधकर्ता के बारे में एग्जाम में आता है, शोधकर्ता को लेकर कि कौन इसके बारे में बताया कि ये इस काल से संबंधित है। तो खासकर बालोद क्षेत्र में जो रिसर्च करने वाले नाम हैं, इनमें सबसे फेमस नाम आता है M.G. दीक्षित, ठीक है, M.G. दीक्षित, माधुरी दीक्षित, ऐसे करके याद कर लेना। कर पिताजी है ना, मोरेश्वर गंगाधर राव दीक्षित, ये उनका नाम था, पूरा नाम तो आप लोग याद रखना, M.G. दीक्षित। और दूसरा नाम आता है अरुण शर्मा, इन्होंने खासकर करकभात के ऊपर स्पेशल रिसर्च किया। तो दो शोधकर्ताओं का, दो इतिहासकारों का नाम आता है, नाम याद रखे रहो, कौन सा, M.G. दीक्षित और अरुण शर्मा। हो गया, एक माधुरी दीक्षित के पापा हैं और एक अनुष्का शर्मा के अरुण शर्मा बन जाएगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, दोनों हीरोइन। नाम आता है गढ़धनोरा, तो गढ़धनोरा में भी शोधकर्ता का नाम पूछता है तो याद रखेंगे रमेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमेशा रमेंद्र नाथ मिश्र एक संगवारी के साथ ही जाएगा सर्च करने, रिसर्च करने जा, तो रमेंद्र नाथ मिश्र के साथ लिख लेना प्रोफेसर J.R. कांबले, नागपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं J.R. कांबले, और ये रायपुर वाले अपने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे रमेंद्र नाथ मिश्र। तो रमेंद्र नाथ मिश्र और प्रोफेसर J.R. कांबले ने गढ़धनोरा के ऊपर रिसर्च किया, ये आपको ध्यान रखना। J.R. कांबले, हाँ मेन मतलब करकभाट के ऊपर विशेष रिसर्च किया है, बाकी इनके ऊपर भी बारे में बताया है। और M.G. दीक्षित जो है मुजगहन, चिरचारी, सोरर, करही भदर सब मार देना, ठीक है। मजाक करत हो रे, सही में कर पापा नो है। अनुष्का शर्मा, हाँ तो काबर नहीं आया सर अपन मई के कहा थे, काबर ही अपन मई के नत्ता में मान के चलो, है कि नहीं, नत्ता जोड़ दिए अपन अरुण शर्मा को। छत्तीसगढ़ के लोग नत्ता बांधने में एक्सपर्ट रहते हैं, फलानक 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 कैसे सगा है हमारे मन के, तो अपन भी बना दिए सगा, अरुण शर्मा अनुष्का शर्मा, ठीक है, M.G. दीक्षित माधुरी दीक्षित, खेल खत्म। तो यहां पर याद रखेंगे महापाषाण युग को लेकर। चलो मेरे साथ बोलेंगे, बालोद में कौन कौन सी जगह है, बार प्रैक्टिस करेंगे जगहों का बोलने का। मुजगहन, चिरचारी, सोरर, करही भदर और करकभाट। चिल्लाओगे तो शोर मचेगा, किरीर किरीर करेंगे, है ना, तो उसके मुंह में क्या डालोगे, सीधा भात, है ना। बड़े लड़का बड़ चिल्लावत है, किसी का किरीर 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 चिल्लावत शोर कर, तो उसको क्या देना है, उसके मुंह में भात, तो बच्चा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे करके याद किए थे हम लोग अपने जमाने में, ठीक है। इन चारों को याद कर लेना। गढ़धनोरा, तो ये हो गया पूरा कहानी, इतना ही संक्षेप में आपको याद करना है पूरा चारों का, ठीक है, पांचों कहना चाहिए। तो ये हो गया आपका खत्म, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक काल, एंड। बाकी आपको पता है कि अगला जो इतिहास का जो पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या बताया, बताओ दूसरा पार्ट, आद्य ऐतिहासिक काल। इनका समय कब से कब तक है, याद है किसी को, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या बोलना है, हाँ, छत्तीसगढ़ में इस काल से संबंधित, है ना, कोई भी प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। बाकी भारतीय इतिहास में इसमें कौन सा सिविलाइजेशन पढ़ते हो आप लोग, खासकर
इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता फेमस है। इस युग का, इस काल का वो घटना है, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जानकारी नहीं मिलती। तो ये खत्म। आते हैं अब सीधा ऐतिहासिक काल। छत्तीसगढ़ का तीसरा जो पार्ट है वह है आपका ऐतिहासिक काल। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो महेश जी को कितने पार्ट में बांटोगे बताओ तो? कितने पार्ट में बटेगा जी? 3 पार्ट में। ठीक है, बताया था 3 पार्ट का नाम बताएंगे सभी अभ्यर्थी। जितने भी अभ्यर्थी मैं देख रहा हूं सब लोग पढ़ने में ही व्यस्त हैं, पर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं। सभी से मेरा अनुरोध है, गाढ़ा गाढ़ा अनुरोध है कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। निःशुल्क मैं आप लोगों को संक्षेप में छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं। आपके शिक्षक भर्ती, सीजीएसएसबी, पुलिस भर्ती, महिला सुपरवाइजर, आगामी जो भी भर्ती हैं सबके लिए उपयोगी है। ठीक है जी। चलो, ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास, और फिर आपका आधुनिक इतिहास। देखो, अब यहां पर थोड़ा समझना, थोड़ा सा मेंटेलिटी को। जैसे कि पूर्व पाषाण काल में, आपका प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं सिर्फ पत्थरों के धार पर मिले हैं, औजारों के रूप में मिले हैं। कोई लिखित प्रमाण मिला है क्या? नहीं मिला है कि नहीं? तो वहां पर कोई लिपि विपि, कोई भाषा वाषा के बारे में कोई लिखा हुआ वाला डायरी वायरी या फिर साहित्य वाहित्य कुछ भी नहीं मिला है। उसके बाद बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो बिल्कुल सन्नाटा छाया है, विष्णु जी यहाँ पे आके सो गए हैं। लेकिन आप लोग जब भारतीय इतिहास पढ़ोगे ना तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कई सारे वहां पर साक्ष्य रूप में ईंटें मिले हैं, बर्तन मिले हैं, है ना, वस्त्र मिले हैं। ठीक है, लिखा हुआ लिपि भी मिला हुआ है। हालांकि वो लिपि आज तक पढ़े भी नहीं पाया गया लोगों के द्वारा, इतिहासकार। लेकिन उसमें लिपि का विकास हो चुका था, लोग लिखना पढ़ना जानते थे, विदेशों के साथ व्यापार होता था उस जमाने में। लेकिन उसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है करके। लेकिन जब बात आती है ऐतिहासिक काल का, जो कि कब से कब तक है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान, जिसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईस्वी, और मध्यकालीन को 1000 ईस्वी से लेकर 1854, ये आपका एडी है ना, ईस्वी। और आधुनिक काल को लेना है 1854 से लेकर 1947, या वर्तमान बोलो, जो शब्द आपको अच्छा लगे यू कैन यूज, है ना। यहां पर 19 आजादी तक चल जाएगा। क्लियर हो? अब इस काल में इन सभी संदर्भ में जो जानकारी हमको मिली है, बकायदा वेद, पुराण, दुनिया भर के साहित्य ग्रंथ, प्रमाणिक साक्ष्य, दुनिया भर के स्तूप, दुनिया भर के भवन, मंदिर, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं यहाँ के इतिहास को जानने के लिए। तो प्रमाणिक स्रोत कई सारे हैं ऐतिहासिक काल के संदर्भ में। स्पष्ट है? 2 बार लाइक नहीं करना है भाई, एक ही बार लाइक करना है। 2 बार करोगे तो लाइक ही नहीं होता। हाँ, बोल रहे सर 2 बार लाइक नहीं करेंगे, एक बार ठीक। सेकंड में करोगे तो हट जाता है। ठीक। सर वर्ग 2 के लिए बहुत डीप पढ़ना है क्या छत्तीसगढ़? वर्ग 3 और वर्ग के लिए कैसे पढ़ना छत्तीसगढ़? तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना छत्तीसगढ़। आपसे सामान्य ज्ञान पूछा गया छत्तीसगढ़ का, तो एकदम डीप में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती को 3 ठप बुक ले लोगे फलाना पब्लिकेशन का, है ना, दिमाग में बोझा बस है, उसके चक्कर में बाकी सब सपाट हो जाएगा। आया समझ में? तो तुम लोग को बकायदा मक्खन दे रहा हूं, मेन उसी बस खाना है। ठीक है, दही मही परोसी नहीं रहा हूं। समझ में आया? तो मक्खन खाओ, काम बनाओ। स्पष्ट है? चलिए अब बात करते हैं। यहां पर 3 पार्ट है, अब ध्यान दीजिएगा। प्राचीन इतिहास को अब शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास शुरू होगा बकायदा
वैदिक काल से। एक मैं चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट को आप लोग हमेशा रिवाइज कर सकते हो, काम का है ये। वैदिक काल, ठीक है, इसी को ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दो पार्ट आएगा, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऐसा में ऐसा नाम आता है। उसके बाद महाजनपद काल, ये भी दो पार्ट में बटेगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म करके। ठीक है, सॉरी, आप लोग महाजनपद काल मत लिखें, पहले वैदिक काल के बाद, इससे पहले आप लोग लिखेंगे महाकाव्य काल। महाकाव्य काल, इसमें लिखेंगे आप लोग पहला रामायण काल और दूसरा महाभारत काल। ठीक, इसके बाद जो काल आया इतिहास में वो है हमारा महाजनपद काल, जिसमें आप लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये पढ़ना है। तो यहां पर शुरू के टॉप 3 को आपको लाइन से बोलना है। इतना अगर सीख गए मजा मां, है ना। वैदिक का महाका कैसे पटक रहे भाई, एक मिनट। चलिए स्टार्ट करें। अब तुमको याद करना समझना है प्राचीन इतिहास को। तो सबसे पहले हम कौन सा काल बोलेंगे? वैदिक काल। प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, ऐसे करके थोड़ा ध्यान रखना। और वैदिक काल में भी आपको ध्यान रखना है, इसमें से पहला जो है ना ये एब्सेंट रहेगा, उत्तर वैदिक काल प्रेजेंट रहेगा। पढ़ाऊंगा भी कि पूर्व वैदिक काल से संदर्भ में छत्तीसगढ़ में कोई खास जानकारी है ही नहीं, किसी शास्त्रों में साहित्यों में कहीं पे उल्लेख नहीं है, न ही किसी और रूप में। तो वैदिक काल का केवल दूसरा पार्ट को प्रेजेंट मारना है, यानी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास वैदिक काल के अंतर्गत कौन सा वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, किसमें मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल। इसी को हम लोग उत्तर ऋग वैदिक काल ही बोलते हैं। भारतीय इतिहास पढ़ते हो ना, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जो है आपका ऋग्वेद का रचना हुआ, ऋग्वेद का क्या हुआ? संकलन हुआ। और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद हैं, कौन कौन सा है 3 वेद? और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों का जो है संकलन हुआ महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। स्पष्ट है? तो ऐसा कहा गया है। तो यहां पर उत्तर वैदिक काल को प्रेजेंट मानना है। बाकी महाकाव्य काल में रामायण काल और महाभारत काल। तो यहां पर ध्यान रखना है, रामायण काल और महाभारत काल यहां पे जैसे लिखा हूं, तो जब बच्चा जब पहली बार पढ़ता है इस पाठ को, इस चैप्टर को, तो उसको ऐसा लगता है कि इसके बाद राम जी प्रकट हो गए, धरती में आ गए, उसके बाद कृष्ण जी आ गए, क्योंकि रामायण काल बोलने से राम जी, महाभारत बोलने से कृष्ण जी। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि राम जी जिस युग में आए वो कौन सा युग था, और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। आप लोग का युग चल रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे यहां पर इसके बाद डायरेक्ट कलयुग के बाद क्या आ गया बीच में? त्रेता युग। फिर क्या आ गया? द्वापर युग। ऐसा कई लोग समझते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस जमाने में जो हुआ था, त्रेता युग हो या द्वापर युग में, उनसे संबंधित जगहों की जानकारी शास्त्रों में और स्थलों में इस समय में क्या किया गया? खोज किया गया, ये कह सकते हो। ऐसा में ये आपका रामायण काल। रामायण के बारे में इस समय में क्या हुआ? साक्ष्य मिला, और उसके शास्त्र का क्या हुआ? संकलन हुआ। रामायण का रचना, रामायण जानते हो, इसका जो लेखन है कह सकते हो, महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है, तुलसीदास जी का नाम आता है, सब आता है ना, रामचरितमानस है, ये सब चीज के बारे में खोज। तो आप क्या बोलना है? रामायण काल।
और उसके बाद आपका महाभारत काल। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस समय आके, वो पहले का है, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका इतिहास को यहां पर क्रमबद्ध किया गया, व्यवस्थित किया गया। सिर्फ इतना ही है, स्पष्ट है। चलो, महाजनपद काल बोला जाए तो बिल्कुल ये कह सकते हो साइंटिफिकली करेक्ट है। महाजनपद काल में खासकर भारत जो है अलग अलग जनपदों में बटा हुआ था। उसमें छत्तीसगढ़ भी एक जनपद के अंतर्गत आता है। जैसे अभी भारत जो है 28 राज्यों में बटा हुआ है, ऐसे उस समय 16 महाजनपदों में बटा था भारत देश। आज छत्तीसगढ़ एक राज्य है। ऐसे ही उस जमाने में चेदी महाजनपद करके जगह था, स्थान था महाजनपद। उस चेदी महाजनपद के अंतर्गत हमारा क्या था, छत्तीसगढ़। तो वो चेदीसगढ़ से क्या बन गए, छत्तीसगढ़। ऐसा हम पढ़ेंगे, ओके। और इसी महाजनपद काल के दौरान में जो है दो धर्मों का उदय हुआ या विकास हुआ। एक आपका जैन धर्म का विकास हुआ और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि जैन धर्म बहुत पुराना है। ठीक है, इसी दौरान जो है महाजनपद काल के दौरान महावीर जैन और आपके गौतम बुद्ध जी दोनों का जन्म हुआ, और दोनों अपने अपने धर्म के मेन स्टार, मेन हीरो है कि नहीं। इसलिए इसको यहां पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में बांटा गया है। तो यहां पर देखो, ये वैदिक काल के 2 पैर, महाकाल के 2 पैर, महाकाव्य के, और महाजनपद काल के 2 पैर। ऐसे याद कर लो। 3 बताया मैंने, 1, 2 और 3। बताओ सबसे पहले कौन सा काल मैं लिखा हूं यहां पर, वैदिक काल। वैदिक काल में क्या क्या आता है वैसे, जिसमें किसको अपसेंट मारोगे, हाँ ठीक। और दूसरा पार्ट किसका आता है, महाकाव्य काल। उसके अंदर कौन कौन से काल को जोड़े, रामायण काल और महाभारत। और तीसरा बताइए, महाजनपद में क्या आएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। स्पष्ट है। अब इसके बाद क्या करना, चौथा जो है सिंपल सा पार्ट है। चौथा साम्राज्य काल। ये मैं अपने तरफ से नाम दे दिया हूं। साम्राज्य काल मतलब साम्राज्यों का उदय हुआ, जिसमें आप पढ़ोगे मगध साम्राज्य, खासकर मगध साम्राज्य, या फिर बोल सकते इसको राजतंत्र का काल चालू हुआ, राजतंत्र। और इस राजतंत्र काल या साम्राज्य काल में आप लोग खासकर जो पढ़ोगे राजतंत्र या साम्राज्यों का उदय, बेसिकली 2 स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर। जैसे कि ये आपका भारत है, तो भारत में महाजनपदों में जो है अपने अपने साम्राज्यों के विस्तार का होड़ मचा, राजाओं के बीच में लड़ाई चला और अपना अपना जो है डायनेस्टी बना। वैसे ही छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ इसके बाद। ठीक, और इन दोनों का जो है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे आपस में क्या था, संबंध था। ऐसा में जैसे यहां पढ़ो गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य। उस समय छत्तीसगढ़ में भी पढ़ोगे आप लोग राजर्षि तुल्य वंश, पांडु वंश, सोमवंश। ठीक, इधर आपको मान चलो राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल और इधर स्टेट। जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में संबंध है कि नहीं है, ठीक ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश के बीच में क्या हुआ करता था, संबंध हुआ करता था। या तो दोस्ताना संबंध या तो कटु संबंध। तो इसको अब कल पढ़ेंगे, चल जाएगा। तो कल जो है, कल से हमारा जो पार्ट है ये शुरू हो जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा यहां से कहानी। ठीक है, एकदम सार बताऊंगा। इतना ही पढ़ के जाना है शिक्षक भर्ती वालों को। ठीक है जी, चलिए आज क्लास को इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद आप सभी का। जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।